करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान. Hi everyone, it's me Navarun Hazarika, a currently first year MBA student at the Guwahati Medical College, and I welcome you to the second episode of the NEET Guidance Series. इसमें हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट के बारे में. मॉक टेस्ट इस समय पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना नीट का जो प्रिपरेशन है वो हमेशा अधूरा रह जाता है. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट क्यों हमें देना चाहिए, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट के लिए किस तरीके से रिवाइज करना है, और साथ ही साथ आपको आपका जो रिवीजन है उसको मॉक टेस्ट के साथ अलाइन करके चलना पड़ेगा. तीसरा हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप एक मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते हो. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करना है, जो गलतियाँ आपने की है उनको आपको किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से उनको रिवाइज करके ऐसे प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको फर्दर आगे के जो मॉक टेस्ट है उनमें वो सेम गलती आप रिपीट नहीं करोगे. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्या हम मॉक टेस्ट के बिना सीधा नीट का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं? अब देखो, मॉक टेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा. इनिशियल मॉक टेस्ट में मार्क्स जो है वो इतने अच्छे नहीं आते. रिवीजन का एक लेयर बनता चल जाता है. मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपको पहले तो ये देखना है कि मैंने गलतियाँ कहाँ की. तो आपको अपना ईगो को साइड में रख के अटेम्प्ट करना है. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाई मॉक टेस्ट इज़ नेसेसरी. मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, या अभी के टाइम पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट क्यों इतना ज़रूरी हो गया है देना. क्योंकि क्या होता है, अभी के टाइम पे जो कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो आपको एक स्टेप हमेशा आगे रहना पड़ेगा दूसरों से. अब उसके लिए मॉक टेस्ट क्या करता है, आपको वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वो एग्ज़ाम हॉल जैसा जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करता है. इसकी वजह से क्या होता है, आप वो एक जो टेंशन भरा जो सिचुएशन होता है वहाँ पे 180 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है 3 आवर्स में, उसका एक हैबिट आपको आ जाता है. क्योंकि क्या होता है, अगर आप बिना मॉक टेस्ट दे सीधा एग्ज़ाम देने चले जाओगे तो तब आप हड़बड़ी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी गलत करके आ जाओगे जो आपको आते होंगे या जिसके कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे. लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो तो क्या होता है, वो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं. क्योंकि इनिशियली जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे. आपको लगेगा कि नहीं, टाइम तो बहुत मेरा ज़्यादा लग रहा है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ. तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको उन गलतियों का रियलाइजेशन होगा जो आप एग्ज़ाम हॉल में करने वाले थे. मतलब क्या होगा कि जो गलतियाँ आप एग्ज़ाम हॉल में करने वाले थे वो आप मॉक टेस्ट देने के टाइम ही कर दोगे. तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मैंने ये सारी गलतियाँ की है और मुझे इनको अब करेक्ट करना है. तो इसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो दूसरी बात यह है कि मॉक टेस्ट देने से आपको एक और फ़ायदा जो मिलेगा वो ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम के टाइम पे. क्योंकि क्या होता है, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे ड्यूरिंग मॉक टेस्ट. अब मॉक टेस्ट के टाइम जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होगा वो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा. मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन तो याद नहीं रहेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आपको मेथड पता होगा. अब जैसे आप एग्ज़ाम में जाएंगे, जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा तो आपको वो क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है या मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आंसर आ जाए. तो ये कुछ फ़ायदे हैं मॉक टेस्ट देने के. जो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगा. आपका वो जो एक स्ट्रेस भरा सिचुएशन होता है उसको मैनेज करने का आपको एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा मॉक टेस्ट के टाइम पे. तीसरा ये बात है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे कि आप 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस कर पाओगे, आप टाइम मैनेज कर पाओगे. तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा, और जिसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एनहेंस होगा. तो अभी हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट देने से पहले रिवाइज किस तरीके से करना है. डेफिनेटली इतने सारे चैप्टर्स को 1-2 दिन में रिवाइज करना इज़ नॉट ए ईजी जॉब. आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से उतने डेप्थ में रिविज़न नहीं कर पाओगे, दैट इज़ ऑब्वियस. एक दो दिन में इतने सारे चैप्टर्स को आप इतने डेप्थ में रिवाइज नहीं कर पाओगे. तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर को ऊपर से एक ओवरव्यू ले लेना है हर चैप्टर का. तो बेसिक कंसेप्ट है उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है, और हो सके तो 10-12 क्वेश्चंस हर चैप्टर के आप लगा सकते हैं बिफोर गिविंग द मॉक टेस्ट. तो अब क्या होता है कि इनिशियल मॉक टेस्ट में मार्क्स जो है वो इतने अच्छे नहीं आते. मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इनिशियली आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि आपका रिवीजन उतना स्ट्रांग नहीं होगा जब आप पहले के मॉक टेस्ट दोगे.
लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते चलते चलोगे तो आपका जो है स्कोर वो डेफिनेटली इम्प्रूव होता जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब आपने पहले बार एक रिवाइज़ किया, फिर मॉक टेस्ट दिया, उसमें जो आप गलतियाँ देखे उसको एनालाइज किया, उसके बाद फिर से रिवाइज़ किया, फिर तीसरे मॉक टेस्ट के बाद फिर से रिवाइज़ किया, तो ऐसे क्या होता है एक रिवीजन का एक लेयर बनता चल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है और आपको चीज़ें अब भूलते नहीं हो, क्योंकि आप मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन कर रहे हो। अब आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करके या फिर अलग से नोट्स रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, अब आपको रिवीजन करना है मॉक टेस्ट के थ्रू। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने रिवीजन किया ही नहीं है पूरे साल में, डेफिनेटली आपने क्वेश्चंस के थ्रू या फिर नोट्स को एक दो बार रिवाइज करके रखा होगा। अब मॉक टेस्ट के पहले आपको उनको इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है आपको और उनके बाद मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रेटजी रिवीजन करने का। और मैं आपको करना चाहूँगा कि आप कोई भी चैप्टर छोड़िए मत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक दो चैप्टर छोड़ के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। आप कोशिश कीजिए कि आप हर चैप्टर को एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, ताकि आपको मॉक टेस्ट में थोड़ा हेल्प मिले और उन चैप्टर्स के शायद इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो वो आपसे छूटे नहीं, इसलिए सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको देख लेना पड़ेगा। तो ये होगा कि मॉक टेस्ट के लिए किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। अब हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आपको मॉक टेस्ट देने में हेल्प होगी और जिससे आप मॉक टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब आप यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं या फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑफलाइन में तो इतना दिक्कत नहीं होगा कि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट किसी सेंटर में जाके दोगे, वहाँ पे प्रॉपर टीचर्स रहेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होगा, आप 3 घंटे 20 मिनट का जो एग्ज़ाम होगा आप वहाँ पे बैठ के अच्छे से दे सकते हो। लेकिन क्या होता है जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो वहाँ पे कुछ दिक्कत फेस जो मैंने किया था वो मैं मानता हूँ कि आप लोग भी फेस करते होंगे। उसमें क्या एक तो है कि कंसंट्रेशन उतना अच्छे से नहीं बैठ पाता है, क्योंकि जब आप घर पे बैठ के मॉक टेस्ट देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब वो एक जो फील होता है ऑफलाइन में बैठ के मॉक टेस्ट देने का, वो प्रॉपर नीट का जो फील है वो नहीं आ पाता है। तो इसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है कि आप जब मॉक टेस्ट देने बैठो तो आपको 3 घंटे 20 मिनट तक उठना नहीं है अपने चेयर से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मॉक टेस्ट के बीच में उठ के 2-3 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया फिर आप वापस आके टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है जो मेन चीज़ है ना मॉक टेस्ट का मेन चीज़ ही वही है कि आपको 3 घंटे 20 मिनट तक बैठना है और कंसंट्रेट करना है अपने क्वेश्चन पेपर पे। सबसे पहला चीज़ तो आपको यही करना है। मतलब अगर आप 3 घंटे 20 मिनट तक बैठ ही नहीं सकते और प्रॉपरली उस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये हैबिट डालना पड़ेगा कि आपको 3 घंटे 20 मिनट तो एटलीस्ट पूरा बैठना है चेयर पे, फोकस करना है आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पे। आपको हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, डेफिनेटली इनिशियल डेज में, जैसे कि मैंने बोला कि क्वेश्चंस इतने अच्छे से नहीं बन पाते हैं मॉक टेस्ट में, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं मानना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलना है। अगर आप ये हैबिट अपने अंदर नहीं लाओगे तो एग्ज़ाम के दिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जैसे आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया तो आप ट्राई करो कि आप जो PDF है वो प्रिंट करा लो। अब बहुत सारे ऐप में डायरेक्ट आप मतलब मोबाइल में ही दे सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक आप OMR पे फिल नहीं करोगे, जब तक आप OMR फिल करने की जो हैबिट है वो आप मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आपको मॉक टेस्ट का बेनिफिट नहीं होगा। लाइक आप मोबाइल में देख रहे हो, फिर मोबाइल में आप क्विज फॉर्मेट में जो भी टेस्ट होते हैं वो आप प्रिवेंट कीजिए देना, क्योंकि उसमें क्या होता है आप क्वेश्चन आया आपने ऐसे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर क्लिक किया, तो उसमें आपको जो असली टाइम का जो टाइम आपको OMR फिल करने में लगता है वो यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मॉक टेस्ट का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन उनके PDF मिलते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ आपको एक PDF भी मिल जाता है। तो आप क्या करो वो PDF डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट करा लो और साथ ही साथ OMR शीट्स प्रिंट करा लो। बहुत सारे OMR शीट्स आप प्रिंट करा कर रख लो अपने पास, क्योंकि अभी आपको OMR फिल करने की जो हैबिट है वो डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप में वो OMR फिलिंग की हैबिट नहीं होगी तो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारी आप गलतियां कर सकते हो और 1-2 गलतियां OMR शीट में आपका पूरा 1-2 साल ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि OMR फिलिंग की जो हैबिट है वो आपको अभी से डालनी पड़ेगी इन मॉक टेस्ट के थ्रू। तो
तो आप OMR प्रिंट करा लीजिए, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करा लीजिए, आप टाइमर लगा लीजिए। अब टाइमर के लिए आप घड़ी वगैरह यूज़ कीजिए। मोबाइल को आपको दूर रखना है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको मोबाइल अपने पास नहीं रखना, वो कहीं पर रख दो आप साइड में। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे तो कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है, कौन सा लास्ट में करना है, ये जो ऑर्डर होता है ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। लाइक आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, कौन सा सब्जेक्ट का वीक है, उसके तरीके से, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपका जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा। तो अगर मेरी बात करूँ तो मेरा जो ऑर्डर था वो था, पहले मैं बायोलॉजी को अटेम्प्ट करूँगा, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ये ऑर्डर मैं फॉलो करता था। सिमिलरली आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या जिसमें आपको टाइम कम लगता है सॉल्व करने में, वो आपको सबसे पहले करना है, देन दूसरा, देन तीसरा जो आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बायो के क्वेश्चंस जल्दी कर पाते हो तो दैट विल वेरी गुड। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बायोलॉजी से स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, क्योंकि बायोलॉजी में क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, 180 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 1 मिनट लगेगा आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको देख के आप सीधा आप उसको सॉल्व कर लोगे, तो उसमें क्या होता है, टाइम बच जाता है। और फिजिक्स के क्वेश्चंस क्या होता है कि फिजिक्स में क्वेश्चंस आपको थोड़े न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा होते हैं, तो उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आप फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप बायो के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए अगर आप बायो से शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होता है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। साथ ही साथ OMR फिलिंग का जो एक डाउट होता है सभी बच्चों के माइंड में कि क्या हमें OMR साथ के साथ फिल करना है, या पूरा सब कुछ जो हमने मतलब सॉल्व करने के बाद पूरा OMR को एक साथ फिल करना है। देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ OMR में फिल करें। उससे क्या होता है, आप गलतियाँ होने के चांसेस बहुत होते हैं और आपका टाइम उतना नहीं रहता है। लाइक आपने सपोज़ 3 घंटे का पूरा आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, आपके पास अभी 20 मिनट है OMR फिल करने के। तो क्या होता है, जब आप इतने सारे 180 क्वेश्चंस का OMR अगर आप एक साथ फिल करते हो तो क्या होता है, उसमें गलतियां अगर एक जगह पे होगी, सपोज़ आपने एक क्वेश्चन भी अगर इधर उधर हो गया तो आपका पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप, जैसे आपको एक क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो अगर एक पेज में सपोज़ 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन हैं, तो आप क्या करो, वो पेज को आपने सॉल्व कर लिया, उसके सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर उनको आप OMR में फिल कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आप क्या करो, नेक्स्ट पेज में जितने क्वेश्चन है, सपोज 7-8 क्वेश्चन होंगे, तो वो 7-8 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, फिर उस पेज का जितने भी क्वेश्चन है उनका OMR फिल कर लो, उनको आप OMR में भर लो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी गलतियां होने के चांसेस भी कम होंगे और आपका टाइम भी साथ ही OMR आप साथ के साथ फिल करते जाओगे, तो आपका एक टाइम भी आपका बच सकता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है मॉक टेस्ट देने के टाइम, जो कि है नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से रोकना है। क्योंकि क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन -1। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें ब्लाइंड गेस मार रहे हो और वहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग -1 करके आपका बहुत सारा मार्क्स गिर सकता है। तो ये कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो कि आपको फॉलो करना है मॉक टेस्ट देने के टाइम। तो हम पहुँच गए हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट को एनालाइज किस तरीके से करना है। अब देखो, मॉक टेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करता है वही आगे जाके जो है उसका स्कोर इम्प्रूव होता है। क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ हम सबसे होती है, लेकिन उस गलतियों को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हम कभी ज़िंदगी में सीख नहीं पाएंगे। उन गलतियों को देखना, उनको एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने यहाँ पे गलतियाँ की हैं, उनसे सीखना और उनको फिर नेक्स्ट टेस्ट में या फिर नेक्स्ट आप जो भी काम करो उनमें नहीं दोहराना, यही होता है एक सच्चे इंसान की खूबी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनालिसिस। अब एनालिसिस किस तरीके से करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चल गया कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, आपका मार्क्स आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि मैंने गलतियाँ कहाँ कहाँ की। लाइक एक तो हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिला प्रॉपर, ठीक है, आपका 3 घंटे 20 मिनट आपको कम लगा 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, आप लालची हो गए ज़्यादा, जिसके कारण आपने ब्लाइंड गेसेस करते गए, जिसके कारण आपका मार्क्स बहुत गिर गया। तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि आप कोई एक क्वेश्चन पे अटके रहे। लाइक एक फिजिक्स का क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था, ठीक है, आपको तो ऐसा लगा कि यार मैं तो फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ, मेरे को तो आना चाहिए,
तो आप उसी क्वेश्चन पे अटके रहे जब तक आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, आपको 10 मिनट लग गए, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन उस क्वेश्चन का आपको कितना मार्क्स मिला? 4 मार्क ही मिला ना। तो वो टाइम में अगर आप बायो के या फिर कोई भी किसी के और दूसरे सब्जेक्ट के अगर आप थोड़े और क्वेश्चंस करते तो शायद उस 4 मार्क्स से तो एटलीस्ट ज़्यादा मार्क्स ही मिल जाते। तो आपको अपना ईगो को साइड में रख के अटेम्प्ट करना है। ऐसा अब क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो या फिर जो भी पेपर सेट करता है वो क्या करता है कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डालता है तो टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली डालेगा ही जो कि थोड़े लंबे होंगे, जिसमें बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो ये चेक करना चाहता है कि जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है इसको टाइम की वैल्यू है कि नहीं, क्या वो एक क्वेश्चन के पीछे अटका हुआ है या फिर वो मूव ऑन करके दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन पे अटके रहते हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करता है। उसके बाद जो आपने गलतियाँ की है, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट या फिर आप भूल गए हो चीज़ों को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मिस्टेक कॉपी बना लेनी है। ठीक है, उसमें आपको एक मिस्टेक कॉपी आपने बना लिया, उसमें आपको लिखना है टेस्ट 1, डेट लिखना है, आपको कितने मार्क्स मिला वो लिखना है, फिर आपको आपने जितने भी गलतियाँ की है उनको नोट्स के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है ना, लाइक ये कंसेप्ट से मैंने गलतियाँ की, उस कंसेप्ट को आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, ताकि आगे आप जो है वो गलतियाँ रिपीट ना करो। साथ ही साथ क्या होता है, मॉक टेस्ट में आपको कुछ नई चीज़ें भी पता चलती है। लाइक कुछ चीज़ें होती है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ सकती है, 1-2 चीज़ें आ सकती है, तो उनको भी आप ऐड ऑन कर लो वही मिस्टेक कॉपी में, ताकि वो चीज़ें भी अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये तरीका होना चाहिए मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने का। ठीक है, तो क्या होता है कि इनिशियल मॉक टेस्ट में जो आपका मार्क्स नहीं आता तो उसके कारण एक रियलाइजेशन आता है अंदर से कि यार मैंने तो इतना सारा मेहनत किया था, इतने सारी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की, इतना कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उसके कारण बहुत लोग क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस गिर जाता है और वो मॉक टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, गलतियों को देखना है और मॉक टेस्ट देते हुए चलना है। डेफिनेटली आपको ये फील होगा, जब तक एग्ज़ाम पास में आता रहेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरे स्कोर इंक्रीज़ हो रहे हैं, और ये मेरे साथ हुआ था, हर लोगों के साथ होता है और आपके साथ भी यही होगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे, आपका मॉक टेस्ट में डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हमने अच्छे से बात किया कि मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रिवाइज करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरे डिस्कशन को, और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आपको अपने प्रिपरेशन में, और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग नीट प्रिपरेशन तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दे दिया है। वहाँ पे मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू so much for watching and giving your valuable time as well. I'll see you in the next further episodes of NEET Guidance series, where I'll be discussing about more such topics which will definitely help you in your NEET preparation. So till then, keep studying. All the very best.